हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। हाल में ही चल रहे बजट सत्र के लिए विभिन्न मुद्दों और सरकार की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में गृह मंत्री अमित शाह, प्रहलाद जोशी, किरेन रिजिजू समेत बाकी के केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज संसद में एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सोनिया गांधी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। साथ ही सोनिया गांधी ने ये भी कहा जो सुझाव मिले हैं उन पर काम कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से बातचीत की। पीएम मोदी ने बताया कि इजरायली पीएम कोरोना से बेहतर तरीके से उभर रहे हैं। पीएम मोदी और नफ्ताली बेनेट की बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में भारत इजरायल सहयोग की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, यूपी में प्रियंका जी ने कमान संभाली तो जमानत जब्त हो गई। अब एक बार फिर सोनिया गांधी कमान संभालने वाली है। लेकिन एक ही प्रश्न उठता है कि क्या कांग्रेस एक ही परिवार तक सीमित रहेगी? योगी के एक बार फिर से यूपी की सत्ता संभालने के बाद फिर शहरों के नाम बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। ये मुस्लिम नाम वाले शहर हैं और इसमें लगभग 12 जिले शामिल हैं। लेकिन फिलहाल शुरुआत 6 जिलों से करना है। लिस्ट में पहला नाम अलीगढ़ और उसके बाद फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायूं, फिरोजाबाद और शाजापुर है। राजस्थान के बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम डीजीपी को पत्र लिखकर आशंका जताई थी कि 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक तनाव पैदा होगा, सांप्रदायिक सद्भाव की भी बिगड़ेगा और इसके बावजूद भी राज्य के शासन ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। राजस्थान के करौली में भड़की हिंसा के चलते इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हालात को देखते हुए डीएम ने 7 अप्रैल तक इलाके में लगे कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। वहीं राजस्थान कांग्रेस ने करौली कांड को लेकर 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग समिति का गठन किया है। करौली हिंसा मामले में अब तक 46 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोर ने बताया कि हिंसक घटना के मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों को सोमवार को स्थानीय अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने श्रीलंका को लेकर कहा कि वहां की परिस्थिति बहुत ही चिंताजनक है। भारत की उसी मोड पर है और इस परिस्थिति को संभालना होगा, नहीं तो श्रीलंका से भी ज्यादा खराब स्थिति हमारी हो सकती है। श्रीलंका में गहराए आर्थिक संकट के बीच गठबंधन सरकार में शामिल सांसद सागरा वासम ने साथ देने के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। सागरा ने कहा, भारत हमारा पड़ोसी है और उसने हमेशा से ही हमारी मदद की है। इस बार भी जब हम बेहद मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं तो भारत हमारे साथ खड़ा है। श्रीलंका में अब दावा है कि भारी कमी होने लगी है और इसके बाद देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि राज्य की स्वास्थ्य सुविधाएं अब केवल इमरजेंसी केस को ही प्राथमिकता देंगी। देश में हालात ऐसे हो रहे हैं कि दवाओं की कमी बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच जाएगी। श्रीलंका के आर्थिक संकट को लेकर विपक्ष ने राष्ट्रपति गोटबाया का इस्तीफा मांगा है। इस पर गोटबाया राजपक्षे ने कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति पद वो नहीं छोड़ेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि वे संसद में 113 सीटों का बहुमत साबित करने वाली किसी भी पार्टी को सरकार सौंपने के लिए तैयार है। श्रीलंका में गहराए आर्थिक संकट के बीच नए वित्त मंत्री अली साबरी ने नियुक्ति के 1 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 3 अन्य मंत्रियों के साथ सोमवार को शपथ ली थी। श्रीलंका में सत्तारूढ़ राजपक्षे परिवार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहे हैं। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 3 महीने में चुनाव नहीं करा सकते। चुनाव आयोग का कहना है कि जल्दी चुनाव कराने के कई तरह की तकनीकी और कानूनी दिक्कतें होती हैं और चुनाव आयोग ने यह भी कहा अगर संभव होगा तो 6 महीने में चुनाव करा सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग का आज 41वां दिन है। रूसी सेना धीरे धीरे यूक्रेन के कुछ इलाकों में पीछे हट रही है। वहीं यूक्रेन के बुचा शहर में सड़कों पर पड़ी लाशों की फोटो ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यहां के लोगों का कहना है कि रूसी सैनिक देखते ही गोली मार रहे थे। यहां अब तक 400 से ज्यादा शव मिल चुके हैं।
चीन ने कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सिंघाई में सेना तैनात किया है और कोरोना टेस्टिंग को लेकर अभियान शुरू किया है। सरकार ने तीनों सेनाओं के लगभग 2000 स्वास्थ्य कर्मियों को भेजा है, जिनकी मदद से शहर के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। देश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 795 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 1208 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। हालांकि 58 लोग की इस दौरान कोरोना से मौत भी हुई है और एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो 12,054 है। भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 185 करोड़ 53 लाख से ज्यादा कोविड डोज की खुराक दी जा चुकी है। इसमें 184 करोड़ 87 लाख डोज लोगों को लगाए जा चुके हैं। राज्य और केंद्र शासित राज्य क्षेत्रों के पास अभी भी 15 करोड़ 70 लाख से अधिक की डोज उपलब्ध है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। 15 दिन में 13 बार पेट्रोल और डीजल के दाम तेल कंपनियों की तरफ से बढ़ाए जा चुके हैं। आज तेल के दाम 80-80 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और साथ ही जिसके बाद दिल्ली में आज पेट्रोल 104 रुपए 61 प्रति लीटर हो गया है और साथ ही जबकि डीजल 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मध्य प्रदेश में 15वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश में तेल के दाम अब तक करीब 10 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है और आज 87 पैसे बढ़ने के बाद भोपाल में पेट्रोल की कीमत 117 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर है। वहीं 83 पैसे बढ़ने के बाद डीजल की कीमत 100 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर है। मध्य प्रदेश के 36 जिलों में डीजल के दाम 100 के पार हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल विशाल कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने उन्हें अर्पित श्रद्धांजलि करने वो पहुंचे। श्रीनगर में लाल चौक के पास मौसूमा इलाके में कल हुए आतंकी हमले में उन्होंने अपने प्राण का बलिदान दिया था। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा नए विदेश सचिव होंगे। वे हर्षवर्धन श्रृंखला की जगह लेंगे, जो 30 अप्रैल को रिटायर्ड हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्रालय के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने क्वात्रा की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। अमरनाथ यात्रा के लिए 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। वहीं 43 दिन की अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी। कोरोना के चलते 2 सालों से अमरनाथ यात्रा बंद थी। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल होने पहुंचते हैं, जिसके चलते जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस के मौके पर समुद्री जागरूकता वॉकथॉन का आयोजन किया गया। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री एस सोनोवाल ने आयोजन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, हमारे शिपिंग उद्योगों ने कोविड जैसी कठिन परिस्थिति में सेवा देने में सफलता प्राप्त की है। सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने के लिए युवाओं में अलग ही जुनून है। इसी जुनून के चलते राजस्थान के नागौर जिले से 24 साल का एक युवा सुरेश बिंचर 50 घंटे में 350 किलोमीटर दौड़कर दिल्ली पहुंचा और युवक का कहना है कि 2 सालों में भर्ती नहीं हो रही है। युवाओं की उम्र निकल रही है। मैं दौड़कर युवाओं का जोश बढ़ाने के लिए दिल्ली आया हूँ। आईपीएल का 13वां मुकाबला आज राजस्थान और बेंगलुरु के बीच में खेला जाएगा। मुकाबला शाम को 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। राजस्थान 2 मैच जीतकर पॉइंट टेबल पर टॉप पर है, तो वहीं बेंगलुरु 2 मुकाबलों में से अब तक केवल 1 मुकाबला जीत पाई है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा, प्रतियोगी परीक्षा में शुल्क नहीं लिया जाएगा। सीएम ने एनएसयूआई ने परीक्षा शुल्क माफ करने की मांग की थी और बस्तर और सरगुजा में विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा आयोजित की है। खैरागढ़ उपचुनाव के प्रचार के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का दौरा तय हो गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान 8 अप्रैल को खैरागढ़ के चुनावी दौरे पर रहेंगे। वे खैरागढ़ विधानसभा में 2 चुनावी सभाएं करेंगे। सालेवारा और गंडई में सीएम शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के लिए आज रायपुर पहुंच रहे हैं। दौरे के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। साथ ही 6 और 7 अप्रैल को खैरागढ़ में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित उम्मीदवारों को लेकर पत्र लिखा है। साथ ही चयनित ओबीसी के अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ को अब
संन्यास ले लेना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष वही है, पीसीसी चीफ भी वही है, सीएम भी वही है, अब कांग्रेस के भावी सीएम प्रत्याशी भी वही है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ एक ही व्यक्ति फैसला लेता है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक सचिन बिरला की सदस्यता रद्द की याचिका को खारिज कर दिया। कांग्रेस से बीजेपी में पहुंचे विधायक सचिन की सदस्यता खत्म करने के लिए कांग्रेस ने दल बदल के कई साक्ष्य के साथ ही विधायकी खत्म करने का आवेदन दिया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया है। ऊर्जा विभाग 3 दिन बाद बिजली की बिलिंग और रीडिंग के मामले में बदलाव करने जा रहा है। अब उपभोक्ताओं को मीटर रीडर घर पर आकर नई और पुरानी रीडिंग बता देंगे। मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए बिजली बिल मिल जाएगा, जिसे भरने के लिए 10 दिन का वक्त दिया जाएगा। इसे 7 अप्रैल से पायलट के तौर पर 2 जिलों में लागू किया जाएगा। देश में बढ़ रहे जल संकट को देखते हुए एक बार फिर से पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को तालाब का निर्माण करने को कहा है। पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र में आजादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत 75 तालाबों का निर्माण करने को कहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 22 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया। इसमें से 4 पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब न्यूज चैनल है। मंत्रालय ने कहा ये चैनल भारत की सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और विदेश संबंधों के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे। 3 ट्विटर अकाउंट, 1 फेसबुक अकाउंट और 1 न्यूज वेबसाइट भी ब्लॉक किए गए हैं। राजस्थान के जैसलमेर में एक बस में करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जैसलमेर के एसपी ने बताया कि बस में बैठे यात्री नवरात्रि पर देवी मां के दर्शन के लिए जा रहे थे। बस में जगह भर जाने के बाद कुछ लोग छत पर बैठे थे, वहीं लोग करंट की चपेट में आए हैं। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के अंदर 4 आतंकी हमले हुए। इन हमलों में एक जवान शहीद हो गया है, जबकि एक जवान घायल है। वहीं अन्य हमले में एक कश्मीरी पंडित और 4 मजदूर घायल हैं। ये हमले कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और श्रीनगर में हुए हैं। शोपियां में आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित को गोली मार दी। प्रवर्तन निदेशालय ने 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले पर शिवसेना नेता संजय राउत को बड़ा झटका दिया है। ईडी ने संजय के अलीबाग में एक प्लॉट और दादर में एक प्लॉट पर कुर्क कर दिया है और इस मामले में ईडी ने 11 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की, जिसमें से 9 करोड़ की प्रॉपर्टी प्रवीण राउत की है। इंडोनेशिया के पूर्वी प्रांत उत्तरी मालुकू में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 दर्ज की गई है। फिलहाल इस भूकंप में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है और फरवरी में इंडोनेशिया के सुमात्रा में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें 10 की मौत हुई थी।